गुंडों को लगता है कि वह एक कमजोर हारने वाला व्यक्ति है, लेकिन वह एक शक्तिशाली कलाकृति की खोज करता है और अपनी प्रेमिका की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत योद्धा बन जाता है। वांग चीन में एक औसत कॉलेज का छात्र है जिसे अपने बचपन के दोस्त से प्यार है, जो कक्षा में सबसे लोकप्रिय भी है। हालांकि वह सालों से अपनी भावनाओं को छुपा रहा है, जब उसकी क्रश याओ ने सच और हिम्मत के खेल के दौरान खुलासा किया कि वह भी उसे पसंद करती है। वांग ग्रह पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति की तरह महसूस करता है। हालांकि उसकी किस्मत तब खराब हो जाती है जब याओ के लिए सिंपली करने वाले एक अन्य व्यक्ति को इसके बारे में पता चलता है और वह तुरंत वांग को सबक सिखाने आता है। जून नाम का गैंगस्टर अपने गुंडों से वांग को पीटने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह याओ के लायक नहीं है। वांग कहता है कि वे इसके बारे में शांति से बात कर सकते हैं, लेकिन जून अपने सेल से याओ को वीडियो कॉल करता है। उसके गुंडे वांग को पीटते रहते हैं, जो आखिरकार गुस्से में आकर जून से कहता है कि उसके जैसा कभी भी याओ को बाहर बुलाने के लायक नहीं होगा। इसके साथ ही वह अपनी पूरी ताकत से गुंडे पर सिर पटक देता है और खुद को नीचे नदी में फेंक देता है। यह देखकर हर कोई घबरा जाता है, क्योंकि जून बस उसे सबक सिखाना चाहता था। उसे डर है कि अगर वांग मर गया तो पुलिस उसे पकड़ने आएगी और वह अपने आदमियों को उसकी तलाश करने के लिए भेजता है। लेकिन वांग शांति से डूब रहा है। वह मिडिल स्कूल में याओ के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचता रहता है, जब वह अकेली थी, जिसने उसके साथ बदमाशी के बाद अच्छा व्यवहार किया था। उसे उस पहली मुलाकात में ही उसके प्यार में पड़ना याद है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अचानक उसे नदी के किनारे कोई चमकीली चीज दिखाई देती है और वह उसकी ओर तैरता है। उसे एक छोटा चमकता हुआ क्यूब मिलता है और जैसे ही वह उसे उठाता है, क्यूब अचानक उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है। वांग घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अंतरिक्ष और समय में फेंका जा रहा है। और जब वह फिर से अपनी आंखें खोलता है, तो वह खुद को गहरे अंतरिक्ष के ठीक बीच में पारदर्शी दीवारों वाले एक कमरे में पाता है। वह घबरा जाता है और इससे पहले कि वांग समझ पाता कि इसका क्या मतलब है, उसे फिर से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इस बार नदी के ऊपर आसमान में, जहां वह अब भी था। वह घबरा जाता है, सोचता है कि वह गिरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता और वह गिर जाता है। वह देखता है कि जेन और उसके गुंडे फिर से टेलीपोर्ट होने से पहले नदी में उसे ढूंढ रहे हैं। इस बार वह अपनी कक्षा में पहुंचता है और क्यूब की आवाज उसे बताती है कि वह टेलीपोर्ट हो गया था, क्योंकि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका। जब वांग घबरा रहा होता है, तो क्यूब उसे चेतावनी देता है कि कोई कमरे के पास आ रहा है और वह पकड़े जाने से पहले अपने फ्लैट में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। एक बार जब वांग आराम से नहाता है, तो उसे याओ का फोन आता है, जो उसे नदी में गिरते देखने के बाद से बहुत परेशान है। वांग उसे आश्वस्त करता है कि वह जेन को बेवकूफ बनाने के लिए नदी के दूसरी तरफ तैर गया था और वह उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। हालांकि वह उसे बताता है कि वह अब बेहतर महसूस कर रहा है और फिर अचानक फोन काट देता है। उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। फिर वह बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है कि याओ आज जो हुआ उस पर कैसे विश्वास नहीं करेगी, भले ही वह उसे बता दे। वह नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह से इस तरह की खतरनाक चीज में घसीटा जाए, इसलिए वह सब कुछ गुप्त रखने का फैसला करता है। अचानक क्यूब फिर से उससे बात करता है, यह महसूस करने के बाद कि वह आखिरकार एक पूर्ण मूर्ख की तरह शांत हो गया है। वांग इधर उधर देखता रहता है, हालांकि आवाज उसके अंदर से आ रही है, और फिर अचानक क्यूब उसे अपने अंदर खींच लेता है। फिर से वांग खुद को अंतरिक्ष में एक अजीब कमरे में पाता है, जहां क्यूब उसे बताता है कि वह अब हेराड्रिक क्यूब का मालिक है, जिसे अंतिम ब्रह्मांड प्रणाली भी कहा जाता है, जो उसे अंतिम योद्धा बना सकता है। वांग को क्यूब की कही गई कोई भी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन उसे यह दिलचस्प लगता है। वह कमरे की दीवारों की जांच करता है और फिर क्यूब से पूछता है
कि उसने उसकी मदद क्यों की। वह अचानक उड़ने लगता है और क्यूब उसे बताता है कि यह बस उसकी इच्छा पूरी करने और दुनिया का राजा बनने में उसकी मदद कर रहा है। वांग अचानक खुद को एक पल के लिए बादलों से ऊपर पाता है और अगले ही पल वह अपनी छत के ऊपर मंडराता है। वह यह सोचकर लगभग अपनी पैंट मल देता है कि वह गिरने वाला है, लेकिन क्यूब उसे सुरक्षित रूप से उतरने में मदद करता है। हालांकि क्योंकि उसने आज टेलीपोर्ट करने में बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया है, क्यूब उसे सूचित करता है कि अब उसे फिर से टेलीपोर्ट करने से पहले 1 मिनट का कूलडाउन है। वैंग बैठ जाता है और क्यूब से पूछता है कि वह अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमताओं में महारत कैसे हासिल कर सकता है और वह सटीक स्थान चुन सकता है जहां वह पहुंचना चाहता है। क्यूब उसे उसकी दूसरी विशेष क्षमता के बारे में बताता है, जो उसे अपने आसपास की हर चीज को उस तरह से महसूस करने देती है जिस तरह से उसकी अन्य इंद्रियां नहीं कर सकती। वांग इस नई क्षमता से अभिभूत है और कुछ ही सेकंड के बाद वह पूरी तरह से थक चुका है। जैसे ही वह अपने सुपर सेंस मोड से बाहर निकलता है, वह अचानक खुद को स्पेस रूम में पाता है, जहां क्यूब उसे बताता है कि एक नौसिखिया के लिए वह काफी अच्छा कर रहा है। वांग यह सुनकर खुश होता है, लेकिन फिर उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस होता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। अपनी छाती को पकड़ता है। अगली सुबह वह अपने कमरे में अपने बगल में क्यूब के साथ उठता है। वांग घबरा जाता है और क्यूब से पूछता है कि यह कैसे बाहर आया, और यह जवाब देता है कि यह अपने मेजबान की ऊर्जा को खत्म करने से रोकने के लिए आपातकालीन स्थितियों में ऐसा कर सकता है। वांग को यह अच्छा लगता है और वह इंटरनेट पर खोज करके उस क्यूब के बारे में अधिक जानने का फैसला करता है जिसने उसे सुपर पावर दिए। हालांकि उसे हेराड्रिक क्यूब या अंतिम ब्रह्मांड प्रणाली के बारे में कुछ नहीं मिलता है, और यहां तक कि क्यूब भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। जैसा कि वांग कुछ भी न पा, वांग कसम खाता है कि वह उन्हें फिर से उसे या याओ को परेशान नहीं करने देगा, और क्यूब से पूछता है कि क्या उसके लिए मजबूत होने का कोई तरीका है ताकि वह अपनी शक्तियों का इतनी जल्दी उपयोग करने के बाद बेहोश न हो जाए। क्यूब उसे बताता है कि वह अवशोषित करके अपने पावर लेवल को अपग्रेड कर सकता है, खनिजों और रत्नों से ऊर्जा सिस्टम की और भी अधिक विशेषताओं को अनलॉक करना। वांग यह सुनकर उत्साहित हो जाता है, लेकिन चूंकि वह दिवालिया है, इसलिए वह क्यूब से पूछता है कि क्या वह सड़क के किनारे सामान्य पत्थरों का उपयोग कर सकता है, क्योंकि वे भी खनिज हैं। क्यूब उसे बताता है कि जबकि सभी पत्थर उसे थोड़ी ऊर्जा दे सकते हैं, अगर वह जल्दी से बढ़ना चाहता है तो उसे इसे विशिष्ट रत्न खिलाने की जरूरत है। क्यूब उसके अपार्टमेंट को स्कैन करना शुरू करता है और उसे शोकेस में क्रिस्टल और उसकी मां की सिंथेटिक हीरे की अंगूठी के बारे में बताता है, लेकिन वांग इसे बंद कर देता है क्योंकि उसके माता पिता उन्हें बहुत महत्व देते हैं। हालांकि क्यूब उसे बताता है कि उनके पास कोई ऊर्जा नहीं है और उनकी जगह उसे नीचे के बगीचे में एक और रत्न मिला है जो वास्तव में उसकी मदद कर सकता है। वांग तुरंत रत्न खोदने के लिए तैयार हो जाता है और बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। वह फिर से क्यूब से पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है, और क्यूब जवाब देता है कि यह दुनिया का राजा बनने की उसकी इच्छा को पूरा करेगा। वांग जवाब देता है कि उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और वह बस याओ को सुरक्षित रखना चाहता है। क्यूब उसे बताता है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना वह सोचता है, और अगर वह अपनी लड़की की रक्षा करना चाहता है तो उसे अजेय बनना होगा। लेकिन फिर वांग उसे बकवास बंद करने और बस बताने के लिए कहता है, उसे रत्न के स्थान के बारे में बताता है। क्यूब उसे अपनी सुपर सेंस का उपयोग करने के लिए कहता है और इसका उपयोग करके वांग एक पेड़ के पास रत्न का पता लगाने में सक्षम होता है। वह इसे जल्द ही खोदता है और क्यूब उसे स्पेस रूम में लौटने के लिए कहता है, जो इसका असली रूप है, और वहां इसे खिलाता है। वांग तुरंत स्पेस रूम में टेलीपोर्ट करता है, दीवार में रत्न डालता है और फिर अचानक दीवारों से ऊर्जा निकलने लगती है। वांग को अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है
और क्यूब उसे बताता है कि क्योंकि उसने कम स्तर के रत्न का उपयोग किया है, इसलिए उसकी ताकत 2 अंक और सहन शक्ति 1 अंक बढ़ गई है। क्यूब कहता है कि अगर वांग बेहतर रत्नों का उपयोग कर सकता है तो वह और भी मजबूत हो सकता है। अगले दिन वांग कल के स्तर को ऊपर उठाने के सभी उत्साह के बाद थका हुआ उठता है। उसे पता चलता है कि वह कक्षा के लिए देर हो चुकी है और भाग जाता है। वहां वह पाता है कि याओ उससे अचानक पहले फोन काटने के लिए उस पर गुस्सा है। वांग के दोस्त उन्हें पहले से ही एक कमरा लेने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी जॉन और उसका गुंडा कक्षा में घुस जाता है। याओ अब डरी हुई है, लेकिन वांग उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। सब कुछ संभालने का उसका तरीका अपनी किताबों के पीछे छिपना है। उम्मीद है कि जॉन और उसके गुंडे उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वह अभी भी पूछता है कि क्या वह सब कुछ संभाल सकता है। क्यूब से पूछता है कि अगर चीजें दक्षिण की ओर जाती हैं तो क्या वह उनसे निपट सकता है, और क्यूब उसे विश्वास दिलाता है कि जॉन और उसके अनुचरों का शक्ति स्तर केवल 5 है, जबकि उसका शक्ति स्तर 22 है। इस बीच जब वांग कोई जवाब नहीं देता तो जॉन उसकी खोज शुरू कर देता है, लेकिन तभी याओ अचानक उठ जाती है और उससे कहती है कि उन्हें अकेला छोड़ दे। जॉन ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह बुरा आदमी नहीं है, और वह उससे कहता है कि वह वांग का बचाव करना बंद कर दे, क्योंकि वह एक असफल व्यक्ति है जिसे अपनी ढाल के लिए एक महिला की जरूरत है। याओ उससे कहती है कि वह उसके आदमी का नाम अपने मुंह से ना निकाले, लेकिन तभी वांग अचानक उठ जाती है और उससे कहती है कि जून सही था और उसे अपने लिए खड़ा होना चाहिए। वह जून को चले जाने के लिए कहता है, लेकिन गैंगस्टर लड़ाई शुरू करने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेता है। हालांकि वांग आसानी से उस पर काबू पा लेता, जून वांग से कहता है कि अगर वह वाकई याओ को उनकी लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहता है तो शाम को कॉलेज बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाए। वांग आंग इसे एक चुनौती के रूप में लेता है और वह तय समय पर बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचता है, लेकिन पाता है कि आज जून के साथ उसके कई और लोग भी हैं। क्यूब स्कैन करता है, कोर्ट में जाकर पाता है कि वांग के जीतने की संभावना 20% है, और वह घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता था कि यह संख्या इससे ज्यादा होगी। जून अपने आदमियों को दरवाजे बंद करने का आदेश देता है और फिर वांग से कहता है कि अगर वह कल के लिए माफी मांगता है तो वह उसे माफ कर देगा, और फिर वादा करता है कि वह याओ को फिर कभी नहीं देखेगा। वांग बस उपहास करता है, कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक प्रसिद्ध गैंगस्टर इतना कायर होगा कि उसे एक आदमी से लड़ने के लिए पूरी फुटबॉल टीम की जरूरत होगी। जून नाराज हो जाता है क्योंकि वांग दिमागी खेल खेल रहा है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर वह पीछे हटता है तो वह अपने गुर्गों के मन में जो सम्मान है उसे खो देगा। सौभाग्य से उसके गिरोह का सबसे अच्छा लड़ाकू वांग को वह आमने सामने देने के लिए आगे आता है जो वह चाहता है। वांग क्यूब से उसके आंकड़ों के बारे में पूछता है और पाता है कि उसका पावर लेवल 10 है। हालांकि वांग हर चीज को चकमा देता है और बाल्दी जल्द ही थक जाता है, वह फिर भी आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसके दोस्त उसे प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन फिर वांग उसका पैर पकड़ लेता है और उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारकर उसे गिरा देता है। वांग द्वारा उसे दूर फेंकने के बाद वह जून और उसके गिरोह के बाकी सदस्यों की ओर मुड़ता है, जो अभी भी अपने सबसे अच्छे लड़ाके की हार से इनकार कर रहे हैं। वांग जून से कहता है कि अब लड़ने की बारी उसकी है, लेकिन जून हंसने लगता है और कहता है कि वह कोई बेवकूफ नहीं है जो उससे अकेले लड़ेगा। वांग को एहसास होता है कि अब उसे एक साथ सभी का सामना करना होगा, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि बाल्दी को हराने के बाद उसकी जीत की संभावना 30% तक बढ़ गई है। जैसे ही जून के गुंडे वांग के करीब आने लगते हैं, उसे एहसास होता है कि वह केवल पूरी ताकत से लड़कर ही बच सकता है। गुंडे उस पर चारों तरफ से हमला करते हैं, लेकिन वह चकमा देता रहता है और तब तक लड़ता रहता है जब तक कि उनमें से एक पीछे से उस पर हमला नहीं कर देता।
क्यूब की चेतावनी की बदौलत वांग पहले हमले से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर एक और आदमी उसे पीठ पर लात मारता है, जिससे वह अपना संतुलन खो देता है। इससे वांग बहुत क्रोधित हो जाता है और वह उस आदमी की ओर दौड़ता है जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। उसे भविष्य की पीढ़ी के अंडर 3000 से मारता है और उसे उड़ा देता है। जॉन को एहसास होता है कि यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है और वह अपने आदमियों को फिर से हमला करने का आदेश देता है। इस बार वांग अपने बेहतरीन एथलेटिक कौशल का उपयोग करके हमलावरों और खुद के बीच कुछ दूरी बनाता है और फिर उन्हें एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर देता है। हालांकि चूंकि वह एक नौसिखिया है, जब बात हमलावरों की आती है, लड़ते हुए वह फिर से बिना सुरक्षा के पकड़ा जाता है और एक गंभीर मुक्का सहता है। गैंगस्टर उस पर हर तरफ से हमला करना जारी रखते हैं, लेकिन वांग एक छाड़ की तरह उनके मुक्कों को खाता है और उन्हें एक एक करके नीचे गिरा देता है। फिर वह एक आदमी को उसके पैर से पकड़ता है और उसे घुमाना शुरू करता है और फिर उसे सीधे जून की ओर फेंकता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। जब तक जून प्रभाव के बाद उठता है, तब तक वांग अपने सभी गुर्गों को खत्म कर चुका होता है और अब गैंगस्टर अपनी पैंट में पेशाब करने की कगार पर होता है। हालांकि वांग भी अब अपनी सीमा पर है, लेकिन क्यूब द्वारा उसे इसके बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद वह काम खत्म करने के लिए जून की ओर बढ़ता रहता है। जून उस पर चिल्लाता है कि उसे अकेला छोड़ दे। तभी अचानक रोशनी चालू हो जाती है और दूसरा गिरोह वहां आ जाता है। वे जन और उसके गिरोह के लिए व्यंग्यात्मक रूप से ताली बजाना शुरू कर देते हैं, यह कहते हुए कि उन्होंने एक आदमी पर हमला किया और फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जून उठता है और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता हुआन से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, और वह जवाब देता है कि वह यहाँ बस उस पर हंसने आया था। हुआन ने जून का अपमान करना शुरू कर दिया, उसे एक ऐसा बदमाश कहा जो गिरोह में रहने के लायक भी नहीं है। गिरोह का नेतृत्व करना तो दूर की बात है। अचानक वांग उनकी बातचीत में शामिल हो जाता है और हुआन से कहता है कि वह चला जाए, क्योंकि उसका जून के साथ अधूरा काम है। वह जल्दी से वहां से चला जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हुआन को उसकी बात पर आपत्ति होती है। वह वांग को सबक सिखाने के लिए अपने गुंडों को भेजता है और क्यूब उसे बताता है कि वह इस लड़ाई को जीतने वाला नहीं है, इसलिए उसे भाग जाना चाहिए। वांग सलाह लेता है और भागना शुरू कर देता है, लेकिन केवल अपनी योजना के अगले चरण को अंजाम देने के लिए। एक बार जब वह छाया वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो वह अपनी शक्ति का उपयोग करके बिजली के स्विच बोर्ड के ठीक बगल में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे लाइटें बुझ जाती हैं। अचानक लाइटें बुझ जाने से गैंगस्टर हैरान रह जाते हैं और फिर वांग अचानक हुआन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। वह उसे यह समझने का मौका भी नहीं देता कि क्या हो रहा है। वह उसे जमीन पर पटक देता है और फिर अपने गुर्गों पर हमला करता है, जो अभी भी अंधेरे में पूरी तरह से ढल नहीं पाए हैं। गिरोह का एक सदस्य लाइटें चालू करने जाता है, लेकिन जब तक वह ऐसा करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वांग पहले ही हुआन को खत्म कर चुका होता है। अब जून निडर है, लेकिन इससे पहले कि वांग उसके पास आ सके, कॉलेज के अधिकारी दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्योंकि उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट का उपयोग करने की अनुमति नहीं ली है। याओ भी उनके साथ है, क्योंकि उसे यकीन है कि वांग अंदर है और गैंगस्टर उसकी पिटाई कर रहे हैं। अंदर वांग को पता चलता है कि जून भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। जून अपने सिर को जमीन पर पटकना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उससे झगड़ा करने के लिए माफी मांगता है और वांग उसे बलि का बकरा बनाकर सब कुछ ठीक करने का मौका देखता है। जल्द ही कॉलेज के अधिकारी ताला तोड़ते हैं और हॉल में प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि जॉन अपनी योजना के तहत वांग को पीटने का नाटक कर रहा है। वह हुआन के गिरोह से लड़ने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का उपयोग करने का पूरा दोष लेता है और कहता है कि वांग सिर्फ एक निर्दोष दर्शक था जो गोलीबारी में फंस गया। कॉलेज जून को सजा देता है और वह वांग से वादा करता है कि वह उसे या याओ को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा वांग अपनी शक्ति की सीमाओं को भी जानता है
और अधिक रत्नों को अवशोषित करके और भी मजबूत बनने का फैसला करता है। हालांकि वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं